आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज सेक्शन के शेष अंशों पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले दिन बताया था कि ऐसे समुदाय के लोग जो वास्तव में हेल्पलेस है, ऑल दोज कम्युनिटीज हु आर रियली हेल्पलेस and they are not survived to their life to their own self, government is providing some special facilities for the betterment of those concerning people who are unable to fulfill to their minimum requirements and the betterment of their life. तो इस पर हम लोग चर्चा किए थे कि विभिन्न प्रकार की सुविधा देकर के ऐसे समुदाय के लोगों को उसके उत्थान के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। संविधान में प्रावधान दिए गए हैं और उन प्रावधानों के तहत उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए ताकि कंधे से कंधा मिला करके ऐसे समुदाय के लोगों को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो इसी कड़ी में 1953 में एक फर्स्ट कमीशन अपॉइंट किया गया था कार्ल केलकर की चेयरमैनशिप में। उन्होंने 1955 ईस्वी में हुआ पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तत्पश्चात एक लंबे अंतराल के बाद 1979 ईस्वी में एक आयोग गठित किया गया जिसके चेयरमैन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी हुए और उनके साथ में दो अन्य एक्सपर्ट को जोड़ा गया। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल he investigated, observed all over the country to all those communities or the sections except both two classes, scheduled caste and scheduled tribes, and made a report। यानी 1979 ईस्वी में इसका गठन हुआ, नियुक्ति हुई और 1980 एक साल के अंतराल में कालखंड में बीपी मंडल और इनके सदस्य के द्वारा संपूर्ण देश का भ्रमण हुआ, ऑब्जर्वेशन किया गया ऐसे समुदाय के लोगों के बीच जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अलग था, किंतु उनकी भी हालत नाजुक थी, दयनीय थी। ऐसे लोग भी स्वयं के स्तर पर सरवाइव करने की स्थिति नहीं रखते थे। तत्पश्चात उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत किया, सरकार के सम्मुख रखा कि वास्तव में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार की गैर सरकारी की नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान हो। इस रिपोर्ट को एक लंबे अंतराल के बाद, मैंने पहले ही क्लियर किया है, बहुत इसके पीछे इतिहास है, लेकिन मैं इसको स्पष्ट करता हूँ सांकेतिक रूप में। एक लंबे अंतराल, क्यों इतना लंबा समय लगा सब बता चुके हैं हम। अंतराल के बाद इसको 13 अगस्त 1990 ईस्वी को लागू कर दिया गया। बहुत बवाल हुआ। जिन समुदाय के लोगों को इस प्रकार का एडवांटेज मिलने की बात हुई, वे लोग बहुत खुश थे, जश्न मनाने लगे, और जिनको उस श्रेणी में नहीं रखा गया वे लोग इनवाइट हो गए। बहुत विवाद हुआ, झड़पें हुई, तोड़फोड़ हुआ। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश, इस प्रकार के आदेश को सही ठहराया, किंतु एक सुझाव दिया कि ऐसे समुदाय के लोग भी जो जनरल कैटेगरी में हैं किंतु
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति बहुत नारकीय है, नाजुक है। ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरियों में अभी 10% आरक्षण का प्रावधान हो, और इसके साथ साथ ही इस वाइटल प्रॉब्लम पर कटाक्षेप हो गया, लग गया। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जो बेहद उपयुक्त था, आज के भी समय में है। किंतु आवश्यकता इस बात की है, वास्तव में जो निडी है ऐसे समुदाय के लोगों में, उन्हें ही इसका लाभ मिलना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो सामर्थ्यवान है उन्हें ऐसी सुविधा मिल रही है, इसका लाभ उठा रहे हैं। उसी तबके में कमजोर जो वर्ग के लोग हैं, कमजोर स्थिति में हैं, असहाय हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। आवश्यकता इस बात की है, ईमानदारी पूर्वक ऐसे समुदाय के लोगों में इस आरक्षण का लाभ अधिक से अधिक पहुंचाया जाए। तो इतना तो क्लियर था। इसी में अब क्या है कि कुछ आलोचना भी, कि जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो वर्णित किया, करवाया संविधान में, कि सरकारी नौकरियों में 10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान शुरू ट्राइब्स में हो, तो ये बढ़ते बढ़ते ये 10 साल 10 टू द पावर इंफिनिटी की बात हो गई। जो इसके विरोधी विचारधारा के थे, जो इस विचार से सहमत नहीं है, ये लोग आलोचना करना शुरू किया। तो नतीजा क्या हुआ कि संयोग ऐसा हुआ कि ये सब आलोचना करना शुरू कर दिए। तो आलोचना करना जब शुरू किए इस आधार पर कि 10 वर्ष के लिए यदि रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, तो फिर अगला 10 वर्ष क्यों हो गया, और अगला 10 वर्ष के लिए किया गया तो फिर अगला 10 वर्ष क्यों हो, और इस प्रकार से निरंतर क्यों बढ़ते चला गया और आज भी चल रहा है। तो ये कंटिन्यू क्यों चलते रहा, क्यों नहीं इस पर विराम लगाया गया। तो इस संदर्भ में मेरा सुझाव होगा, इसलिए इस पर विराम अभी तक नहीं लगा, क्योंकि इसमें जो जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से ये आरक्षण का प्रावधान रखा गया, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। यही कारण है कि इसको कंटिन्यू अभी तक रखा जा गया है। तो इसके आलोचक का कहना है कि ये जो है, हम जो इक्वलिटी की बात करते हैं, ये इक्वलिटी तो रहा कहाँ, जब हम देश में यानी everyone has to get equality। सभी व्यक्ति को, देश के सभी नागरिक को बराबर का अधिकार है, समानता का अधिकार है। लेकिन मेरा इसके संदर्भ में तर्क है कि इसमें सभी को उस लेवल में ला करके उसके बाद कोई बहुत पीछे है, तो वैसी स्थिति में उनको भी तो उस ट्रैक पर लाना है, इसीलिए इस प्रकार का आरक्षण मिलना चाहिए। तो ओवरऑल जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इस प्रकार की चर्चा की गई है। तो इसको हम यदि गहनता से इस पर ऑब्जर्वेशन करें तो पाते हैं कि रिजर्वेशन आवश्यक है। निष्कर्ष के रूप में
लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, अदर बैकवर्ड क्लासेज का हो या जनरल कैटेगरी का ही क्यों न हो, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये उचित है, आवश्यक है उसको आगे बढ़ाने के लिए, किंतु ध्यान रखने की आवश्यकता इस बात की है वास्तव में ऐसे समुदायों में जो नीडी है, बेहद आवश्यक है, जिनको उनको पहले मिलना चाहिए। अब जिनके कुत्ते भी हवाई जहाज से सैर करते हैं, अब वो भी कहता है कि चूंकि हम इस कैटेगरी में आते हैं इसलिए हमको इसका लाभ मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। आर्थिक आधार को जरूर, आर्थिक दृष्टिकोण से जरूर इस पर विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए सरकार को। और वास्तव में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज को इसका लाभ अधिक से अधिक मिले, और खास करके ऐसे लोगों को उस समुदाय में भी जो वास्तव में नीडी है, जो वास्तव में असहाय है, जो वास्तव में हेल्पलेस है, उन्हें मिलना चाहिए, न कि करोड़पति अरबपति वाले व्यक्ति को इस प्रकार का लाभ मिले। तो यही ये निष्कर्ष के रूप में है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।